चलिए फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज कौन सा पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग एंटी वायरल एजेंट्स पढ़ने वाले हैं, मेडिसिनल केमिस्ट्री 3 बी फॉर्म 6th सेमेस्टर, बराबर। तो इससे पहले आपने बहुत सारे लेक्चर्स ख़त्म कर दिए हैं, बराबर। उसमें सब प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, तो वो आपने वहाँ से देख लेना है, बराबर। तो एंटी वायरल एजेंट्स आने से सबसे पहले जानते हैं एंटी वायरल क्या होता है। एंटी वायरल मतलब वायरस जो होता है, तो वायरस से जो इन्फेक्शंस होते हैं उनके लिए, उनको ट्रीट करने के लिए हम क्या देते हैं? उनको ट्रीट करने के लिए हम लोग एंटी वायरल देते हैं, बराबर। लेकिन वो जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि वायरस क्या होता है। तो वायरस जो है, क्योंकि देखो इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन जो है, तो वायरस के बारे में डीप में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन जो है वो इसी के बेस पे है, बराबर। तो आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि वायरस होता क्या है। तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है? जैसे कि आपने सुना होगा माइक्रोबायोलॉजी में थर्ड सेमेस्टर में या फोर्थ सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में या फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ा होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन क्या होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन जैसे कि बैक्टीरिया होते हैं, फंगी होते हैं, आर्काई होते हैं, बराबर, प्रोटोजोआ होते हैं, वायरस होते हैं। तो ये सब क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बराबर। क्या है? ये ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये बैक्टीरिया, फंगी, आर्काई, प्रोटोजोआ, वायरस, ये सब क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बराबर। जैसे कि अब बैक्टीरिया क्या होता है? बैक्टीरिया क्या होता है? सिंगल सेल ऑर्गेनल, बराबर, यानी सेल ऑर्गेनल होता है, उनके अंदर सेल होता है। और कौन से कितने सेल होते हैं? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, यानी उसके अंदर एक ही सेल होता है, और एक ही सेल होता है, और उसके अंदर क्या होते हैं? उसके ऑर्गेनल्स होते हैं। जैसे कि क्या हो गया, एक सेल है तो उस सेल के अंदर क्या क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया होगा, रिबोसोम होगा, फिर वॉक्यूल्स होंगे, फिर ऐसे बहुत भी चीज़ें, बहुत दूसरी चीज़ें होती हैं, बराबर, उनके अंदर। फिर जैसे कि फंगी हो गया, तो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, यानी ये तो बहुत एंशियंट टाइम से आते चल रहा है, बराबर। फिर जैसे कि देखा है कि ह्यूमन में अगर स्टेरॉइड ज़्यादा देते हैं, तो स्टेरॉइड देने की वजह से क्या हो सकता है? फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, यानी कि माइकोसिस हो सकता है, जो कि अभी कोरोना में हुआ था, म्यूकर माइकोसिस, बराबर। तो वो यही था। अब सिंगल, और अब आर्काई देख लेते हैं। आर्काई भी क्या होता है? सिंगल सेल ऑर्गेनल्स होता है, बराबर। प्रोटोजोआ भी सिंगल सेल ऑर्गेनल, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, बराबर। इसके अंदर क्या होता है? एक ही सेल होते हैं, बराबर। ये सब यूनिसेलुलर ही हैं। अब आते हैं वायरस पे। तो वायरस क्या होता है? देखो, सबसे पहली बात तो वायरस जो होता है वो सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता ही नहीं है। क्या नहीं होता है? सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता ही नहीं, यानी उसके अंदर क्या होता है? सेलुलर ऑर्गेनल्स नहीं होते। जैसे कि सेलुलर ऑर्गेन नहीं होता, मतलब जैसे कि आपका हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब चीज़ें उसके अंदर नहीं होती हैं। फिर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, फिर जैसे कि सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, बराबर। तो ये सब चीज़ें उसके अंदर नहीं होती। उसके अंदर बस होता है तो क्या होता है? एक जेनेटिक मटेरियल होता है और प्रोटीन होता है। जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए, आरएनए जो होता है, और वो प्रोटीन से कवर होता है, बराबर। तो इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि वायरस इज अ स्मॉल कलेक्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, मतलब डीएनए एंड आरएनए। डीएनए मतलब डाई रिबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए मतलब रिबो न्यूक्लिक एसिड, बराबर, सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोट। यानी ये जो होते हैं वो सराउंडेड होते हैं, किससे? घिरे होते हैं, किससे? प्रोटीन कोट से, बराबर। तो ये हो गया। अब जानते हैं कि ये जेनेटिक मटेरियल क्या चीज़ है, बराबर। जेनेटिक मटेरियल ये तो हमको पता चल गया, डीएनए, आरएनए, बराबर। लेकिन ये जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, बराबर, ये जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं उसके अंदर, बराबर। तो देखो, सबसे पहले जानो, और दूसरी चीज़ क्या होती है, बराबर, कि इनके अंदर रिबोसोम नहीं होता है, बराबर। वो तो पहले ही बता दिया कि वो चीज़ें हैं नहीं, दे आर नॉट सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो उनके अंदर सेलुलर चीज़ें होंगी नहीं, जैसे रिबोसोम हो गया, बराबर। फिर वॉक्यूल्स हो गए, ये सब चीज़ें नहीं होती, क्योंकि ये सब चीज़ें क्या होती हैं? इनके अंदर होते हैं, सेल्स के अंदर। अब सबसे पहले जानते हैं कि न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, तब आपको जेनेटिक मटेरियल पूरा क्लियर हो जाएगा। अब देखो, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? इधर डीएनए, मतलब तो दो एसिड, बराबर, या तो डीएनए या तो आरएनए। डीएनए मतलब डाई रिबो न्यूक्लिक एसिड, बराबर, यानी दो रिबो न्यूक्लिक एसिड, और आर मतलब रिबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये हो गया डीएनए, आरएनए। यानी न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? या तो डीएनए या तो आरएनए, इनको न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, बराबर, यानी ये न्यूक्लिक एसिड होते हैं। अब ये जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, तो पहले आप न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड जानो। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड क्या होता है कि जैसे कि आपका ये न्यूक्लियोटाइड है, यानी वो डीएनए आरएनए की जो स्ट्रैंड होती है, बराबर, ऐसी जो स्ट्रैंड होती है, उसमें जो ये होते हैं ना, ये जो ऐसा जाता है, उसमें ये जो है वो किससे बने होते हैं? ये न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? ये न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं, बराबर। ऐसे बीच बीच में गैप होती है, तो ये किसके बने होते हैं? ये न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं, बराबर। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है जिसमें न्यूक्लियोसाइड होता है फॉस्फेट ग्रुप के साथ।
क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड होता है फॉस्फेट के साथ। अब ये न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, बराबर न्यूक्लियोटाइड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, यानी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है जो न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट से बना होता है, यानी जो उसको स्ट्रैंड ऐसे स्ट्रैंड प्रोवाइड करता है ना, वो न्यूक्लियोटाइड होता है, और न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट से बना होता है, बराबर। दे सर्व एज अ मोनोमेरिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर, यानी जो डीएनए आरएनए का पॉलीमर बनता है पूरा, वो किसकी वजह से बनता है, ये न्यूक्लियोटाइड, बराबर। तो ये क्या करता है, एक मोनोमेरिक यूनिट प्रोवाइड करता है, बराबर। ऐसे बहुत सारे होते हैं लेकिन वो एक यूनिट में ये होता है, बराबर। अब न्यूक्लियोसाइड देख लेते कि ये न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। तो न्यूक्लियोसाइड क्या होता है कि एक कंपाउंड जैसे कि एडिनाइन हो गया, बराबर, साइटिडाइन हो गया, ये क्या कंटेंट करते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन बेस, यानी एक बेस प्रोवाइड करते हैं। फिर ये क्या करते हैं, लिंक्ड करते हैं शुगर के साथ, क्या करते हैं, लिंक करते हैं शुगर के साथ, तब जाके ये पूरा न्यूक्लियोसाइड बनता है। एक न्यूक्लियोसाइड, फिर एक न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोटाइड, फिर न्यूक्लियोटाइड से ऐसे छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड बनेंगे, बराबर, ऐसे छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड बनेंगे, फिर ये आपस में जुड़ेंगे, फिर ऐसे ऐसे पूरा एक डीएनए स्ट्रैंड तैयार होता है। तो ये जानना ज़रूरी था क्योंकि इसके ऊपर से ही हमारा आगे आएगा, बराबर। अब इसके अंदर भी चीज़ें होती हैं। इसके अंदर क्या होता है कि एक शुगर ग्रुप होता है, वो फंक्शनल ग्रुप, वो क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप से जॉइंट होता है, बराबर। इसके अंदर भी क्या होता है, जैसे न्यूक्लियोसाइड है उसके अंदर भी क्या होता है, शुगर ग्रुप जो है वो क्या करता है, फंक्शनल ग्रुप के साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के साथ जो है वो अटैच होता है, बराबर। तो ये हो गया। अब इसके आगे थोड़ा और जानते हैं, चलिए फिर आगे का स्टेप देख लेते हैं, बराबर। अब इसमें क्या होता है कि जो वायरस अब बॉडी में आने वाला होता है, जैसे कि आ चुका होता है, तो उसका वायरल रेप्लिकेशन का स्टेप क्या होता है, बराबर। वायरस का जो रेप्लिकेशन होता है, यानी वो वायरस जो है वो बॉडी के अंदर कैसे प्रवेश करता है, कैसे आता है, फिर क्या क्या इफेक्ट करता है, वो जानते हैं। अगर ये आप अच्छे से सीख जाएंगे तो इसका जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है, यानी जो ड्रग देते हैं उसका क्या मैकेनिज़्म होता है, वो आप एकदम क्लियर कंप्लीट हो जाएगा, बराबर। तो सबसे पहले क्या होता है, बराबर, तो स्टेप्स जान लेते हैं वायरल रेप्लिकेशन का। सबसे पहले क्या होता है, एड्जॉर्प्शन ऑन सस्पेक्टिबल होस्ट सेल। तो इस स्टेप में क्या होता है, बराबर, ये 6 स्टेप है। पहले वाला स्टेप में क्या होता है कि इनिशिएशन ऑफ इन्फेक्शन, यानी ये क्या है, एक इनिशिएशन है इन्फेक्शन का, यानी शुरुआत है इन्फेक्शन की, बराबर। क्या, एड्जॉर्प्शन ऑन सस्पेक्टिबल होस्ट सेल पे। इसमें क्या होता है कि जो वायरस होता है वो एंटर करता है होस्ट सेल के अंदर, और होस्ट सेल के अंदर एंटर करने के बाद वो जिस टाइप का होता है वो जाके उस रिसेप्टर से बाइंड हो जाता है, बराबर। फिर क्या होता है, वायरस बाइंड विद द रिसेप्टर, जैसे HIV वायरस है, बराबर, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जो है वो क्या करता है, CD4 रिसेप्टर से बाइंड कर लेता है। और जैसे कि एक दूसरा, जैसे कि रैबीज़, वो कुछ फॉस्फोलिपिड से बाइंड करता है, बराबर, जाके। अब जैसे कि पेनिट्रेशन, सेकंड स्टेप देखते हैं। फिर क्या होता है, बराबर, ये आ गया, रिसेप्टर पे बाइंड हो गया। अब क्या होगा, पेनिट्रेशन, यानी कि एंट्री इनटू सस्पेक्टिबल होस्ट सेल, रिसेप्टर से बाइंड हो गया, अब वो सेल के अंदर आना स्टार्ट कर देगा, बराबर। तो इसमें क्या हुआ, अभी जो पेनिट्रेशन स्टेप है ये एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है, यानी इसमें एनर्जी देनी पड़ती है, बराबर, यानी वो एनर्जी खर्च होती है इसमें। अब ये जो है यानी वो जो रिसेप्टर से बाइंड हुआ था वो कैसे आता है, बराबर, एक एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है, यानी कि एंडोसाइटोसिस होता है या फ्यूज़न होता है, ट्रांसलोकेशन प्रोसेस की मदद से सेल के अंदर आ चुका है। अब अंदर आ गया है। अब थर्ड स्टेप क्या होगा, अनकोटिंग ऑफ अ वायरल न्यूक्लिक एसिड। तो जैसे कि जो वायरस होता है उसके ऊपर पता है कोटिंग हुई होती है, बराबर, प्रोटीन की। अब वो क्या करता है, अनकोट करता है, बराबर, अनकोटिंग ऑफ अ वायरल न्यूक्लिक एसिड। तो इसमें क्या होता है, रिलीजिंग ऑफ वायरल जीनोम, यानी अब ये क्या करता है, रिलीज करता है वायरल जीनोम। वायरल जीनोम के अंदर ही सारी इन्फॉर्मेशन होती है वो कि वो ज़्यादा हानिकारक है, ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, कि किस टाइप का है, बराबर, DNA बेस है, RNA बेस है, वो सब उसी के अंदर होता है, बराबर। तो क्या करता है, रिलीज ऑफ वायरल जीनोम इन द होस्ट सेल, यानी होस्ट सेल के अंदर क्या करता है, अपना वायरल जीनोम जो है वो रिलीज कर देता है। यानी कि जो वायरस का न्यूक्लिक एसिड था जिसकी कोटिंग हुई थी वो अपनी कोटिंग को हटा देता है, यानी वहाँ अनकोटिंग होता है उसके ऊपर से, फिर उसके अंदर से वायरल जीनोम रिलीज होकर होस्ट सेल के अंदर चला जाता है। वायरल जीनोम इज ट्रांसपोर्टेड टू द साइट वेयर ट्रांसक्रिप्शन या रेप्लिकेशन कैन बिगिन, बराबर। फिर जो वायरल, जैसे होस्ट सेल के अंदर आया वायरल जीनोम, बराबर। अब ये वायरल जीनोम जो है वो जहाँ ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन होता है वहाँ जाके अपना काम स्टार्ट कर देगा, बराबर। अब उसके बाद क्या होता है, जीनोम आ चुका है, बराबर, ट्रांसक्रिप्शन और एप्लीकेशन जहाँ उस साइट पे आ चुका है, बराबर। अब यहाँ से क्या होगा, इस साइट पे जो है वो
आ चुका है। अब यहाँ से क्या होगा, जीनोम का रेप्लिकेशन होना शुरू हो जाएगा, यानी बढ़ना, बराबर। क्या होगा, रेप्लिकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। रेप्लिकेशन मतलब पता है ना, डीएनए से डीएनए, बराबर, डीएनए टू डीएनए, डीएनए से डीएनए, बराबर, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन। तो अब यहाँ क्या रेप्लिकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो वायरल जेनेटिक मटेरियल जैसे कि डीएनए या फिर आरएनए या फिर जीनोम, वो क्या है, मल्टीपल होते हैं होस्ट में, यानी होस्ट में मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं। रेप्लिकेशन का मतलब ही वही होता है कि डीएनए टू डीएनए बनते जाना। तो यानी क्या होता है, इसमें डीएनए जो है वो क्या करता है, मल्टीप्लाई होते जाता है होस्ट के अंदर। फिर क्या होता है, मैचुरेशन, यानी कि मैटूरेशन, बराबर, यानी कि इसमें क्या होता है, जो वायरल जीनोम है वो आपका और मैच्योर होता है, बराबर, और अच्छे से बढ़ता है, बराबर। फॉर्मेशन ऑफ वीरियन, वीरियन मतलब क्या होता है कि अ कंप्लीट वायरस पार्टिकल, यानी कि जो कंप्लीट वायरस, अब उसको क्या चाहिए था, एक होस्ट चाहिए था, अब उसको क्या चाहिए था, एक होस्ट चाहिए था। अब उसको एक प्रॉपर होस्ट मिल गया, क्योंकि पहले तो वो उसके पास सेल्स और सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते थे, लेकिन अब तो वो ह्यूमन होस्ट के अंदर आके उसने रेप्लिकेशन कर लिया, अब उसको होस्ट सेल मिल चुका है। अब उसके अंदर सब चीज़ें आ चुकी हैं, यानी सेल की जितनी भी खासियत होती हैं सब उसके अंदर आ चुकी हैं। क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ अ वीरियन, यानी कंप्लीट वायरस पार्टिकल, यानी उसने उस सेल को मार के अपना एक न्यू और अच्छा वायरस बना लिया है। वायरस बिकम इन्फेक्शियस, अब जो है वो वायरस इन्फेक्शियस हो चुका है। अब क्या करेगा, रिलीज फ्रॉम सेल्स, अब ये क्या करेगा, अपना जो सेल है, यानी उसके जो बाजू वाले सेल्स हैं वो क्या, हर सेल्स को मारना स्टार्ट करेगा। देखो, न्यूली फॉर्म वायरसेस, यानी जो नए वायरस बने हुए हैं वो रिलीज होंगे आउटसाइड द सेल, वो अपने सेल के बाहर निकलेंगे और लाइसिस करेंगे, यानी दूसरे सेल्स को मारेंगे, जिससे क्या होगा, डेथ ऑफ होस्ट सेल, जिससे कि होस्ट सेल मरेंगे, और होस्ट सेल मरेंगे, इधर रेप्लिकेशन बढ़ता रहेगा, इधर बढ़ता रहेगा, और वो जो है इन्फेक्शन फैलाता रहेगा, बराबर। तो ये हो गया हमारा स्टेप्स ऑफ रेप्लिकेशन। क्या हो गया, स्टेप ऑफ रेप्लिकेशन। इसको मैं जूम कर देता हूँ ताकि अगर लिखना हो तो और क्लियर से पता चल जाए, बराबर। तो स्क्रीनशॉट ले लेना, बराबर। अब इसके आगे हम लोग दूसरा पढ़ेंगे, इसके आगे हम लोग इसका ड्रग्स जानेंगे कौन कौन सा है, उसके बाद इसका मैकेनिज्म जानेंगे, बराबर। चलिए फिर ये क्लासिफिकेशन एंटी मलेरियल का, बराबर। तो क्लासिफिकेशन में क्या है, सबसे 6 चीज़ें दे सकते हैं, बराबर। अगर एंटी मलेरियल हो जाता है तो उसमें 6 प्रकार के ड्रग्स आती हैं, उसमें हम 6 प्रकार के ड्रग्स दे सकते हैं। अगर क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो लास्ट में मैं भी इस पर जूम कर दूंगा, तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके लिख पाएंगे, बराबर। तो पहला कौन सा आता है, तो सबसे पहला देखो कौन सा आता है, इनिबिटर्स ऑफ वायरल पेनिट्रेशन एंड अनकोटिंग, बराबर। कौन से आते हैं, इनिबिटर्स ऑफ वायरल पेनिट्रेशन एंड अनकोटिंग। उसमें कौन सा आता है, एवेंटाडीन, रिमेंटाडीन और डोकोसानोल, बराबर। और उसके बाद एक एक करके भी सबका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी मैं बता दूंगा। तो अभी पहले क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। फिर दूसरा डीएनए पॉलीमरेज, यानी कि जो डीएनए पॉलीमरेज होता है उसका एक इनिबिटर दे देते हैं, जैसे कि, और वो जो इनिबिटर्स होता है कहाँ पे काम करता है, वो एज ए प्यूरिन एनालॉग और पिरिमिडीन एनालॉग पे काम करता है, बराबर। जैसे ए साइक्लोवीर हो गया, वाला साइक्लोवीर हो गया, बराबर। फिर गैंसीक्लोवीर हो गया, बराबर। उसके बाद सीडोफोवीर हो गया, एडिफोवीर हो गया, बराबर, एडिफोवीर हो गया। उसके बाद पिरिमिडीन एनालॉग्स में कौन से आते हैं, आइडोक्सियूरिडीन आता है, ट्रिफ्लूयूरिडीन आता है, बराबर। फिर ट्रिफ्लूरिडीन आता है, बराबर। उसके बाद टेल्वीवुडीन आता है, ठीक है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर, बराबर, यानी कि जिससे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हो रहा है, बराबर, वो जो एंजाइम है उसका एक इनिबिटर दे दें, यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ना हो पाए। कौन सा, जीडोवुडीन, स्टावुडीन, बराबर। फिर प्रोटीएज इनिबिटर, यानी कि जो प्रोटीएज होता है वो क्या होता है, प्रोटीलिटिक एंजाइम, बराबर, वो अभी आगे से बताता हूँ, बराबर। तो प्रोटीएज इनिबिटर्स क्या हो गया, उसमें हम कौन सा दे सकते हैं, एम्प्रीनाविर दे सकते हैं, रिबोनाविर दे सकते हैं, एटाजानाविर दे सकते हैं, और डारुनाविर दे सकते हैं, बराबर, डारुनाविर, बराबर। तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं सबको, एम्प्रीनाविर, रिबोनाविर, एटाजानाविर, डारुनाविर, बराबर। अब एमआरएनए सिंथेसिस इनिबिटर में रिबाविरिन, फोमनिवेरसिन और इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स, जो कि इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स, बराबर, कौन से दे सकते हैं इसमें, इंटरफेरॉन और पैलिविजुमैब, बराबर, और इमिक्विमॉड, बराबर, इमिक्विमॉड, बराबर। तो ये हो गया। अब एक एक करके इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं। चलिए फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी देख लेते हैं। यहाँ क्लासिफिकेशन नहीं, यहाँ आएगा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, किसका, एंटी वायरल का। तो
सबसे पहले क्या था, इनहिबिटर्स ऑफ वायरल पेनिट्रेशन एंड अनकोटिंग। तो जैसा कि हमको पता है कि जो इससे पहले मैंने जो भी पढ़ाया था वो स्टेप्स मैंने पढ़ा दिए थे कि वायरल पेनिट्रेशन का स्टेप क्या होता है, यानी स्टार्टिंग से वो रेप्लिकेट कैसे होता है, आगे कैसे बढ़ता है, वो वायरस बॉडी में आता कैसे है और उसका रेप्लिकेशन प्रोसेस क्या होता है, वो सब मैंने बता दिया था, बराबर। तो पहले वो पढ़ना, तभी ये क्लियर आएगा, बराबर। अब जैसे कि इनहिबिटर्स ऑफ वायरल पेनिट्रेशन एंड अनकोटिंग, तो जैसा कि बताया था कि वायरल पेनिट्रेशन और अनकोटिंग ये दो वर्ड पता है, तो पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये दो का इनहिबिटर देना है। तो वायरल पेनिट्रेशन एंड अनकोटिंग, वायरल पेनिट्रेशन क्या है यहाँ पे, वायरल पेनिट्रेशन मैंने बोला था वहाँ पे जो अर्लीस्ट स्टेज ऑफ पेनिट्रेशन, यानी सबसे पहला स्टेप क्या होता है, वायरस आता है, बराबर, और बॉडी में पेनिट्रेट करता है, बराबर, यानी हमारे सेल्स में पेनिट्रेट करने की कोशिश करता है, रिसेप्टर से जाके बाइंड होने की कोशिश करता है। तो वायरल पेनिट्रेशन क्या है, अर्लीस्ट स्टेज ऑफ पेनिट्रेशन। तो एक तो हमको इसको रोकना है, अगर हमने इसको रोका तो अगर वायरस मतलब बॉडी में आ गया है और अगर अभी अर्लीस्ट स्टेज पे, पहले स्टेज पे, तो हम ये सब ड्रग्स दे के उसको वहाँ रोक सकते हैं। तो जैसे कि अगर उसने अनकोटिंग हो गया, उसका अनकोटिंग जो है यानी उसका जो कोट होता है वो अनकोटिंग हो गया और उसने अपना वायरल जीनोम जो है वो होस्ट सेल में एंटर करवा दिया, बराबर। तो अनकोटिंग क्या है, रिलीज ऑफ वायरल जीनोम इन द होस्ट सेल ड्यूरिंग एंट्री, यानी कि जब वो एंट्री कर रहा होता है किसमें, ह्यूमन होस्ट सेल में, तब वो क्या करता है, वायरल जीनोम को रिलीज़ कर देता है। तो अगर ये वायरस का स्टेज जो है यहाँ तक पहुँचा है तो हम ये वाली ड्रग्स देके उसको रोक सकते हैं, बराबर, एमेंटाडिन, रिमेंटाडिन, डोकोसोनल। और अगर अलग से इसके बारे में पूछता है, एग्ज़ाम में अलग से इसके बारे में पूछता है, तो एक अलग से गूगल से सर्च कर लेना इसको, शायद अगर अलग से पूछे तो उसके लिए, बाकी तो आप इसमें से बना के इसके लिए लिख सकते हैं। अब दूसरा आता है डीएनए पॉलीमरेज इनहिबिटर। तो अब ये डीएनए पॉलीमरेज इनहिबिटर क्या होता है, तो सबसे पहले जानो डीएनए पॉलीमरेज क्या होता है। तो डीएनए पॉलीमरेज क्या होता है कि एंजाइम विच कैटलाइज द सिंथेसिस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स, यानी कि डीएनए पॉलीमरेज क्या होते हैं कि एंजाइम होते हैं जो कि कैटलाइज करते हैं, यानी क्या करते हैं, कैटलाइज करते हैं क्या, सिंथेसिस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स, यानी डीएनए मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करने में मदद करते हैं, जो कि आगे जाके क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, आगे जाके क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल बनता है किसके लिए, वायरल जीनोम का रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के लिए। यानी कि जब सिंथेसिस हो गया डीएनए आने तो उसका रेप्लिकेशन होगा, यानी डीएनए से डीएनए बनता जाएगा, वायरल जीनोम मल्टीप्लाई होता जाएगा, फिर उसका ट्रांसक्रिप्शन होता जाएगा, बराबर। तो ये जो है डीएनए पॉलीमरेज जो है वो अब अगर यानी कि वायरस इस स्टेज पे है तो हम ये वाले इनहिबिटर्स दे देंगे, बराबर, इसमें जो थे, बराबर। सो अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज देख लेते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या होता है, जैसा कि हमको पता है कि डीएनए से आरएनए क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, और आरएनए से डीएनए की मदद से अगर वापस बन रहा है तो क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। यानी यहाँ पे क्या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किसकी मदद से होता है, इस एंजाइम की वजह से होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से होता है। तो इसका रोल क्या होता है वायरस में कि रोल ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड, ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है आरएनए सीक्वेंसेस को डीएनए सीक्वेंसेस में, जिससे कि वायरल जीनोम जो है वो और मल्टीप्लाई होते रहते हैं। उसके बाद क्या आता है, एमआरएनए सिंथेसिस, यानी कि जो मैसेंजर आरएनए है, यानी जो वायरस का जितना भी मैसेज है वो क्या है, उस आरएनए में है, बराबर। और वो उसका सिंथेसिस अगर हो रहा है तो यानी कि उस वायरस का जो जेनेटिक कोड है वो भी मल्टीप्लाई होता जा रहा है, यानी कि वो आपकी जो मेन सेल्स है उसको ख़त्म करते जा रहा है। तो एमआरएनए सिंथेसिस इनहिबिटर देते हैं क्या, यूजिंग दिस एमआरएनए ब्लूप्रिंट सेल प्रोड्यूस द वायरल प्रोटीन, यानी कि इसके अंदर जो ब्लूप्रिंट होता है, एमआरएनए के अंदर जो ब्लूप्रिंट होता है, सेल उसकी मदद से प्रोड्यूस करता है वायरल प्रोटीन, यानी कि जो वायरस का प्रोटीन है उस प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है और आपके सेल्स को किल करता है और अपना सेल प्रोड्यूस करता है। इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स, अब इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट या फिर सप्रेस करते हैं, बराबर, इम्यून सिस्टम को सप्रेस या फिर स्टिमुलेट करते हैं। तो ये देंगे, अगर हम ये ड्रग्स देंगे इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स, तो क्या होगा, ये हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, जो कि क्या करेगा, हेल्प्स टू फाइट अगेंस्ट डिजीज़, ये क्या करेगा, हेल्प करेगा फाइट अगेंस्ट डिजीज़, ठीक है। तो मोड ऑफ एक्शन भी हो गया, क्लासिफिकेशन भी हो गया, और इसमें हमने सीख लिया कि एंटीवायरल ड्रग्स क्या होती हैं, एंटीवायरल कैसे काम करती हैं, वो सब देख लिया। अब इसके आगे बाद में हम लोग एंटी फंगल पढ़ेंगे, ठीक है।